शिमला पुलिस ने पिछले 24 घंटों में पकड़े 4 नशा तस्कर। आज बहाल होगी ऊपरी शिमला की सड़कें। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुए पंचायत सचिव के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक। शिमला आईजीएमसी अस्पताल के 171 डॉक्टर छुट्टियों पर। फसल विविधीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा। शिमला के कारोबारी सरकार से नाराज। रोपवे का बिछाया जाएगा प्रदेश में जाल। एएसपी रमेश शर्मा ने लोगों से ड्रग फ्री ऐप के माध्यम से पुलिस को सूचना देने की अपील की। शिमला पुलिस ड्रग्स फ्री अभियान के तहत जगह जगह पर अभियान चला रही है और नशा कहां से हिमाचल आ रहा है इस पर काम कर रही है। पिछले काफी समय से शिमला जिला में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। लोगों के सहयोग से ही नशे पर काबू पाया जा सकता है। लोग पुलिस को सूचना दे और पुलिस को जानकारी देने वाले व्यक्ति की सूचना गुप्त रखती है। पिछले कल जिला शिमला में जो है वो 4 मामले एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जिसमें कि 2 मामले थाना रामपुर में पंजीकृत किए गए, जहां पे 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। एक युवक जो कि सोनम नाम का है, लाहौल स्पीति का रहने वाला है, उसके पास 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, तथा दूसरा युवक सोनू है जो कि वहीं का रहने वाला है, उसके पास 3.69 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी छानबीन की जा रही है। जो तीसरा जो मामला है वो थाना बालूगंज का है, जहां पर एक युवक से राजेंद्र नाम का जो एक युवक है जो यहीं शिमला का ही रहने वाला है, उससे 91 ग्राम चरस बरामद की गई है। तथा चौथा जो मामला है वो रोहड़ू थाना का है, जहां पर एक युवक से 14 बॉटल्स जो है वो कफ सिरप जो है आरएक्स कोडीन करके वो बरामद की गई है। चारों मामलों में जो है एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है संबंधित थानों में, और केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है कि ये कहाँ से ये नशे का सामान लाया जा रहा था और कहाँ ये बेचना था या स्वयं यूज़ करना था। इस मामले में छानबीन की जा रही है। शिमला पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मेरा जनता से यही अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी नशा तस्कर या नशे की कोई सूचना उनके पास है तो वो पुलिस को दे, तथा साथ ही साथ वो जो ड्रग फ्री ऐप जो है हिमाचल ड्रग फ्री ऐप, उस पर भी वो अपनी जो सूचना वो दे सकते हैं। इसमें सूचना देने वाला का नाम स्वतः ही गुप्त रहता है। हिमाचल की राजधानी शिमला की सभी सड़कें आज खुल जाएगी। मौसम साफ रहने के बाद लोगों को राहत मिली है। ऊपरी शिमला के सभी रूटों पर आज से बसें भेजना शुरू किया जाएगा। हालांकि उन ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर अभी बसें नहीं जाएगी जहां सड़क पर बर्फ जमी है। फिलहाल ऊपरी शिमला के लिए 10 बजे के बाद बसों को भेजना शुरू किया जाएगा। सड़कों पर मिट्टी बिछाई गई है। ऐसे में कुफरी नारकंडा खड़ा पत्थर की जो सड़क बंद थी उसे दोबारा खोल दिया जाएगा। आरएम शिमला विनोद शर्मा ने कहा कि आज सड़कें बहाल होने के बाद अधिकतर रूट बहाल कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि रात के समय अभी रूट बंद रहेंगे, लेकिन जहां बर्फ कम गिरी है वह रूट चलते रहेंगे। रास्तों में फिसलन अधिक होने के कारण अभी भी लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ढली से ऊपर का सारा मार्ग फिलहाल छोटे वाहनों के लिए खुल तो गया है, लेकिन फिसलन अभी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं शिमला पुलिस ने लोगों को सड़कों पर गाड़ियां चलाते हुए सावधानी बरतने को कहा है। पुलिस का कहना है कि ओवर स्पीड में गाड़ियां ना चलाएं। जहां ज्यादा फिसलन है उस रास्तों पर ना जाए। ऊपरी शिमला के लिंक रोड पर वाहनों को ले जाने से बचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में कार्यरत पंचायत सचिव के तबादले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोप है कि चहेते कर्मचारी को समायोजित करने के लिए यह तबादला किया गया है। न्यायाधीश सुनील कुकरेजा ने पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक और उपायुक्त ऊना को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी।
उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विकासखंड हरोली के कुठारबीत में पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था। एक वर्ष के भीतर ही नई सरकार ने उनका तबादला विकासखंड भंगाड़ा के करमाली में किया है। इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि तबादला प्रतिवादी सतनाम सिंह को समायोजित करने के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत में गुहार लगाई है कि तबादला आदेशों को रद्द किया जाए। शिमला के जाने माने अस्पताल आईजीएमसी में प्रतिवर्ष मिलने वाले अवकाश के चलते अस्पताल के 171 डॉक्टर छुट्टियों पर है। 36 विभागों के डॉक्टर 9 मार्च तक अवकाश पर रहेंगे। पहले हाफ में छुट्टियों पर गए डॉक्टर ड्यूटी पर लौट गए हैं। वहीं आईजीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन पुराने डॉक्टरों से मरीज उपचार करवा रहे थे वो आज से नहीं मिलेंगे। सभी डॉक्टर 9 मार्च तक अवकाश पर रहेंगे। वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज भी हैं, वो ज्वाइन कर लिया और जो काम कर रहे थे वो अभी छुट्टी पे जाएंगे मार्च। हम पहले बैच में कितने डॉक्टर छुट्टी पर गए थे और अब सब डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर हैं आधे मतलब किसी में मान लो 10 हैं तो 5-5। ओपीडी में अभी जो जैसे पिछले 1.5 महीने से 37-38 डेज की छुट्टी होती है तो उतने में जो जितने लोग उस टाइम काम कर रहे थे उतने ही अभी भी होंगे, बिकॉज एग्जैक्टली अराउंड हाफ ही जाते हैं ना, तो मतलब निकल जाता है टाइम। और पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़रूर मतलब जब सारे वर्किंग होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा वेट करना पड़ता है, वेट तक बैठते हैं ओपीडी में सारे। और इसके अलावा वो कैंसर हॉस्पिटल में जो है कैंसर हॉस्पिटल में तो हमारी बड़ी सारी मशीनें नई आ रही हैं, जैसे हमारे लाइन एक जो हमने बोला लीनियर एक्सेलरेटर और एक सीटी सिमुलेटर है, वो जो रेडियोथेरेपी मतलब जो कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन देते हैं वो मशीन हमारी उसके ऑर्डर से आती हैं, वो बाकी हमारा तैयार है उसके लिए। दूसरा एक वो पेट स्कैन और स्पेक्ट सीटी 2 वो हैं, उसके लिए तो अभी प्रोसेस शुरुआत हुई है। हमने लैंड एक्वायर कर ली है, लैंड ट्रांसफ़र हो गई की भी मतलब परचेज की प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज ही एक कोई कोर्ट केस है फर्स्ट को लगा हुआ है ना जी। अच्छा बस शॉर्ट बनाना था मैंने, 1 मिनट सर बस। एक्चुअली विंटर जब सर्दियों की छुट्टियां होती है तो आधा स्टाफ हमारा पहले हाफ में जाता है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं और रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स स्पेशली, तो वो आधा छुट्टी पे जाता है, फिर वो वापस आते हैं और जो पहले मतलब फर्स्ट हाफ में काम कर रहे थे वो छुट्टी है। तो अभी हमारे कल से जो छुट्टी पे गए थे उन सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज भी हैं, वो ज्वाइन कर लिया और जो काम कर रहे थे वो अभी छुट्टी पे जाएंगे मार्च बिगिनिंग। सब डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर हैं आधे मतलब किसी में मान लो 10 हैं तो 5-5 जाते हैं, किसी में 4 हैं तो 2-2 जाते हैं, हाफ ऑफ द स्टाफ। अभी जो जैसे पिछले 1.5 महीने से 37-38 डेज की छुट्टी होती है तो उतने में जो जितने लोग उस टाइम काम कर रहे थे उतने ही अभी भी होंगे, बिकॉज एग्जैक्टली अराउंड हाफ ही जाते हैं ना, तो मतलब निकल जाता है टाइम। और पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़रूर मतलब जब सारे वर्किंग होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट अदरवाइज को सारे मरीज देखे जाते हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूरदर्शिता व नई सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इस सिस्टम के अंतर्गत विशेष फसल को केंद्र में रखकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा प्रशिक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण की विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। जायका परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के हर वर्ग के खेत में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए
जायका के अंतर्गत परियोजनाओं को तैयार कर उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। राजधानी शिमला के होटल कारोबारी प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के कमर्शियल बिल से ज़्यादा वसूली पर काफ़ी नाराज है। होटल कारोबारियों ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। होटल कारोबारियों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें इसमें कोई राहत नहीं देती है तो मजबूरन होटलों में ताले लगाकर चाबियां सरकार को देनी पड़ेगी। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने कहा कि हाल ही में पानी के टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। इससे शिमला के लगभग 300 होटल व्यवसायियों पर फर्क पड़ा। इस बढ़ोतरी के बाद होटल के पानी का रेट कमर्शियल पानी के रेट से 67% अधिक महंगा हो गया है। देखिए, जहाँ तक पानी के रेट की बढ़ोतरी का सवाल है, इस बढ़ोतरी से तो होटल इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है। पहले भी अगर मैं आपको बताऊं कि शिमला एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों से ज़्यादा सबसे अधिक जो है वाटर टैरिफ शिमला में ही चार्ज किया जाता है, और उसके ऊपर ये इतना 10% और जो बढ़ोतरी है, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम अफोर्ड ही नहीं करते हैं। हमारी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। इतना ही नहीं है कि ये इतना हाई रेट लगाते हैं, उसके बाद 30% जो है स्वीरेज सेस लगाया जाता है। टोटल अमाउंट बिल का जो अमाउंट है उसके बाद 30% स्वीरेज सेस लगाया जाता है। और बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो हमारा स्टाफ है, अबाउट 90% होटल्स में जो स्टाफ है होटल्स के अंदर ही रहता है, और उसको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन देते हैं, और उसको फैसिलिटी दी जाती है कि खाना भी फ्री दिया जाता है, रहने का भी फ्री दिया जाता है। उसके बावजूद जो वो पानी यूज़ करता है, क्योंकि होटल में रहता है, हमको वो भी होटल टैरिफ पे देना पड़ता है। तो होटल इंडस्ट्री आखिर कहाँ तक सहन करेगी इन सारी चीज़ों को? इसको तो ये अपना जो SJPNL को वापस लेना पड़ेगा। अगर ये इसको वापस नहीं लेते तो हमें मजबूरन अपने होटलों की चाबियाँ शायद इनको सौंपनी ना पड़ जाए, जिस हिसाब से ये हालात चले हुए हैं। क्योंकि ये हमारे साथ ही बेइंसाफ़ी है। अगर हम और अपनी विद इन द स्टेट ही बात करें, और अपने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या और हमारे जो शहर हैं, वहाँ पर पानी 27 रुपये किलो लीटर के हिसाब से जो है उनको दिया जाता है, और विच इज़ ए कमर्शियल टैरिफ। हमारे जो या शिमला के जो होटल्स हैं उनसे एक स्पेशल कैटेगराइजेशन करके, सेपरेट कैटेगरी करके, उसको कमर्शियल से भी 67.65% ज़्यादा पानी का रेट जो है लिया जाता है। यहीं तक कि प्रतिपड़न जो है वो नहीं है हमारा, उसके ऊपर हमारे को जो है स्लैब सिस्टम से जो है हमारे को और बोझ डाला जाता है। 30 किलो लीटर तक जो अगर पानी है उसका इन्होंने जो अब बढ़ जाएगा वो 98 रुपीज़ पर किलो लीटर हो जाएगा, और 30 लीटर से 75 किलो लीटर तक का जो अगर कंजम्पशन करता है जो होटल, उसको जो है ये 129 रुपये पर किलो लीटर हो जाएगा, और जो 75,000 से ऊपर करता है उसको 170 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा। तो ये जो रेट है ये तो हमारी समझ से बाहर है। और इतना ही नहीं है, हमें एक सिर्फ पानी का ही नहीं देखना है, हमें प्रॉपर्टी टैक्स है वो सबसे हाईएस्ट है, गार्बेज फी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो है तो 279 होटल्स, वो कब तक इस सारी मार को सहन कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली बिजनेस कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। B&B मशरूम ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। उनको पानी डोमेस्टिक रेट पे दिया जाता है, और एक होटल्स को हमेशा जो दबाया जाता है, तो ये हम सहन करने वाले नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हमारा जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है, आपको मालूम है कि शिमला में कम होता चला जा रहा है। जो टूरिस्ट आता है वो B&B होम स्टेज में चला जाता है। तो होटल वाले इसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, वो कहाँ से इतना खर्चा वहन करेगा? और उसका सीधा सीधा असर है, आपने देखा होगा कि आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि होटल इंडस्ट्री जो है समय पर पानी के बिल, बिजली के बिल या टैक्स इत्यादि ना दे पाती हो। मगर जब अति हो गई, इतने रेट ही ज़्यादा बढ़ गए, तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो होटल वालों के बेचारों के वो नहीं दे पाते, तो उनके एरियर्स पाइलअप हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर पाइलअप का कारण क्या है, सरकार ने और विभाग को ये पता करना चाहिए कि भाई तुम जो रेगुलर देते थे तुमको ऐसी आपत्ति आ गई जो तुम इनको पानी के रेट, उसके तो कोई सोचता नहीं है। वो तो अपना सिर्फ जो निगम या जो अपना पैसा बढ़ाने की बात करते हैं, और मजबूरन उनको कुछ लोगों को बेचारों को किस्तें भी करानी पड़ रही हैं। तो क्या ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि एक इंडस्ट्री जो इतना इनको रेवेन्यू दे रही थी, वो आज इतनी लाचार हो गई है कि उसको पानी बिजली के बिल जो है देने पे भी जो है एक मुश्किलात आ गई है, और अगर वो ज़्यादा है तो उसको किस्तें कराने पे आ गया। अल्टीमेटली इट इज़ ए वेरी बिग इंडस्ट्री।
7.6 जो है इसकी जीडीपी का जो हिस्सा देती है, उस इंडस्ट्री के बारे में जो है इन लोगों को सोचना चाहिए। अब सरकार ऑलरेडी डेफिसिट में, अगर इसी तरह से ये लोग करते रहेंगे तो हम कहाँ से इतने बिल देंगे। तो ये सारों का दायित्व बनता है कि इंडस्ट्री को सर्वाइवल रखी जाए ताकि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो और सरकार को भी उसका बेनिफिट हो और इंडस्ट्री भी बची रहे। तो हमारा ये इन्हीं से यही आग्रह है। और इसके लिए हम अभी, क्योंकि आजकल हमारे तो कुछ मेंबर्स यहाँ पर नहीं हैं, तो मिडिल ऑफ फरवरी के बाद हम अपने स्थानीय जो हमारे विधायक हैं जनाटा जी, उनसे भी मिलेंगे, उनको भी इस बात में आग्रह करेंगे कि इसको ठीक कराया जाए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें जो हैं इसने इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है, आप इसके ऊपर कुछ जो है हमारा मदद करें, इसको कुछ रैशनलाइज करें ताकि जो है होटल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। तो इनका ये भी कहना है कि ऐसा है ना, अगर आपने बढ़ोतरी की है तो क्या वो 267 होटल्स को ही मार करना है? इतनी पब्लिक और है, इतने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आपकी और हैं, आप उनकी बढ़ोतरी कर दीजिए ना। जो इंडस्ट्री पहले ही टूट चुकी है उसको आप 10% करेंगे तो कहाँ से वो दे पाएगी उस इंडस्ट्री को। जहाँ तक 2 साल का सवाल है, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। कोरोना के कारण जो है सारे होटल्स गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद हुए थे, 1.5 साल तक होटल बंद रहे। तो अगर उस टाइम नहीं बढ़ाया तो क्या एहसान कर दिया, क्या उन्होंने और हमको बेनिफिट दे दिया? हमें कोई बेनिफिट तो नहीं दिया सरकार ने। अब नई सरकार आई है, हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिले थे और हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उनका जो पर्यटन की तरफ जो सोच है बहुत पॉजिटिव सोच है। और मैं समझता हूँ कि जब हम इनको मिलेंगे तो वो हमारे को डेफिनेटली रिलीफ प्रोवाइड करेंगे ताकि जो ये डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाया जा सके। सर पर्वतमाला योजना के तहत जिस प्रकार उत्तराखंड प्रशासन ने रोपवे जाल बिछाया, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी बिछाया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार पर तंज करते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड में रोपवे का जाल वहां की सरकार ने बिछा दिया और हिमाचल की सरकार आराम फरमा रही थी। रोपवे के लिए कुछ साइट चिन्हित की गई, इसके बाद डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा। ओपन पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर को हिमाचल लाया जाएगा। पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो इन्वेस्टर है वह भी सरकार ने भगाए है। अब प्रदेश सरकार ओपन पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर की सारी औपचारिकताएं पूरी करके देगी, जिससे इन्वेस्टर को पटवारी और सरकारी दफ्तरों में भाग दौड़ ना करनी पड़े। बहुत एक दृढ़ संकल्प लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो है मंशा को जाहिर किया है। उन्होंने जो गारंटी थी उसमें पहले आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, बाकी जो आगे गारंटियां हैं उन सब पे काम शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि इस बारी जो मुख्यमंत्री जी जो बजट लेकर आएंगे, बजाय इसके कि इतनी सारी स्कीमों की घोषणा कर दें। पिछले सालों में हमने देखा कि मतलब सैकड़ों स्कीमें आई और कहां चली गई पता नहीं चला। कोई नई मंजिल नहीं राहें, कोई पता नहीं क्या क्या, मुझे ये भी नहीं मालूम इतनी स्कीमें थी कि वो एक सिर्फ वो स्लोगन, 1 साल का स्लोगन था वो, और आगे उसमें कोई बजट प्रोविजन नहीं थी। इस साल मैं उम्मीद रख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के जो एक उनकी धारणा है कि वो एक जो है हर स्कीम के लिए बजट प्रोविजन रखेंगे, मतलब मात्र स्कीम नहीं होगी, उसके लिए पर्टिकुलर बजट प्रोविजन होगा। जैसे अभी उन्होंने स्कूलों को खोलने की बात कही है और हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल जिसके ऊपर खुद ही ज्यादा प्रकाश डालेंगे, और हेलीपोर्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चार्जिंग स्टेशन है। हिमाचल को ग्रीन पावर के क्षेत्र में हिमाचल पहला राज्य है, अगले सालों में कुछ महीनों में होगा जो पहला राज्य है जो ग्रीन होगा। यानी कि हिमाचल में जितनी भी बिजली जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होगी, और ये एक पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। और हिमाचल को मैं समझता हूँ कि इतने बड़े वो काम करने के लिए कि ग्रीन एनर्जी बनने के लिए केंद्र से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और क्योंकि जो प्रदेश अपनी वन संपदा को बचाए रख रहा है, हमारे पास क्या है, वन है, वन को हमारे को काटने की अनुमति नहीं है। हमारे पास सिल्वीकल्चर मार्किंग में हमारे जो बहुत सारे फेलिंग होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन फॉरेस्ट से होना चाहिए था, लेकिन हमारे को अलाउड नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो एक हिमाचल ने कर दिखा रहा है, अभी करके दिखाना है, कुछ महीनों में ग्रीन स्टेट बनेगी, तो ऐसे में
केंद्र से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी की एक दृढ़ निश्चय है कि वो जो है स्कीमों को एक आधार उनके लिए बनाते हुए बजट प्रोविजन के साथ जो है इस बजट में हमारे को ये बात व्यवस्था परिवर्तन के तहत ओपन पॉलिसी फॉर टूरिज्म, ये अपना पावर और उसके साथ में एग्रीकल्चर, मेडिकल टूरिज्म, बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें सारी ओपन पॉलिसीज लाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन ये सरकार में नजर आएगा। कुल्लू ही नहीं, पूरे हिमाचल में बहुत अच्छा एक रोपवे। देखिए, मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। वहाँ पे आप जुंगफ्राउ जाओ तो हाईएस्ट पीक जो उनकी जुंगफ्राउ है, जुंगफ्राउ के साथ जो कुछ वहाँ पे गांव हैं वो जो साथ में नीचे लगते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ के लिए रोड नहीं है, मात्र साधन रोपवे है। जो गाड़ियाँ भी जाती है वो रोपवे में जाती है। तो रोपवे में मैं समझता हूँ कि पहाड़ों के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। और खासतौर पे इसमें जो है देखिए, एक्सकवेशन कोई नहीं होती, पिलर्स बनेंगे, पिलर्स पे सारी रोप्स के ऊपर सारा, अब तो ऐसी ऐसी ट्रॉलीज आती है जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी चली जाती है। गांव के अंदर रोड है लेकिन गांव को कनेक्टिंग कोई रोड नहीं है, वो जो है रोपवे में ही गाड़ियां जाती है। तो मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया कि हमें भविष्य में रोपवे के ऊपर ध्यान देना होगा। ये जो हम पहाड़ों को खोदते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, और हिमालयस है, हिमालयस तो न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स है, इसमें अगर हम इतना हम इसमें खुदाई करेंगे या एक्सकवेशन करेंगे, बड़ी हैवी मशीनरी डालेंगे, तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। रोपवे बहुत अच्छा साधन है। इस कड़ी में पिछले वक्त में मुझे फिर से वही बात कहते हुए थोड़ा सा ये हो रहा है कि एक भारतमाला योजना पिछले एक साल से 8 महीने से लगभग हिमाचल पर्वतमाला योजना है जिसके तहत रोपवेज लगने हैं। तो उसमें आप देखिए कि उत्तराखंड तो 2 दर्जन के लगभग डीपीआर बना रहा है, हिमाचल ने अभी एक भी डीपीआर नहीं बनाई। तो इस संदर्भ में हमने बड़ी तेजी से अभी कुल्लू में जो बिजली महादेव है उसमें हमने 2 दिन रात लगाकर, खराब मौसम में भी पूरे प्रशासन ने, हम खुद वहाँ पे मौजूद रहे और हमने सारे का सारा जो है वो एक जो कोऑर्डिनेट्स है या डीजीसीए से जो फ्लाइट वहाँ पे चलती है उनसे क्लियरेंस चाहिए थी, तो हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े और वो टेंडर भी मेरे ख्याल अब तो लग गए हैं और 31 मार्च तक हमें उम्मीद है कि टेंडर खुलेंगे भी और कुछ धरातल पे अगले 2-4 महीनों में नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी पहल है। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें एक्शन मोड पे कर दिया है सभी लोगों को। खासतौर पे मुझे उन्होंने अपने साथ पर्यटन में जो अटैच किया है, तो कुछ हमारे जो रोपवे कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से भी कुछ एक साइट्स आइडेंटिफाई हो रही हैं, लेकिन उसके साथ में नेशनल लिमिटेड एक कंपनी है जिसका दफ्तर अभी इसी महीने जो है चंडीगढ़ में खुला है, नॉर्दर्न रीजन के लिए है। उनके साथ हम मिलकर बहुत सारे नए स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा जो हमें आदेश दिए हैं, जो एक्शन मोड में उन्होंने पूरे सिस्टम को लाया है। तो ऐसे में उम्मीद रखता हूं कि अगले 2-4 महीनों में हम भी दर्जन भर रोपवेज पे आगे काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ रोपवेज में महज डीपीआर बनाना काफ़ी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर भी आना चाहिए, उसकी वायबिलिटी होनी चाहिए, फुटफॉल उतना होना चाहिए और इन्वेस्टर आए, और इन्वेस्टर को जो माहौल अभी ओपन पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने एक साफ एक अपना माइंड दे दिया है।